गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे अनुबंधों या ठहरावों का वर्गीकरण। जैसा कि प्रारंभ में आपको बता दिया गया था कि जो एग्रीमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अनुबंध और ठहराव का जो मुख्य अंतर ये है कि जो ठहराव राजनियम द्वारा जो प्रवर्तनीयता का गुण है, यानी एनफोर्सेबल है, वह अनुबंध होता है, नहीं तो वो ठहराव ही रहता है। तो अनुबंधों और ठहरावों के कितने प्रकार है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो इसको अपन 3 भागों में इसका अनुबंध और ठहराव का जो है अध्ययन कर सकते हैं। जैसे वैधता के आधार पर अनुबंध करने की जो विधि है वो, और निष्पादन, इन 3 आधार पे इनका अपन अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें पहला, अगर अपन वैधता के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो वैध ठहराव या अनुबंध। वैध ठहराव या अनुबंध, इसको वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी वे सभी ठहराव या अनुबंध जो राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाए जा सकते हैं, यानी एनफोर्सेबल हो, जो डिस्प्यूट होने की स्थिति में उनको राजनियम द्वारा कानून के तहत उनको प्रवर्तित करवाया जा सकता हो, वो सारे जो ठहराव और जो अनुबंध है वो क्या होंगे? वैध होंगे। दूसरा है व्यर्थ या शून्य ठहराव। धारा 2G में इसकी परिभाषा दी गई है कि जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है वो व्यर्थ कहलाता है। यानी एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, सेक्शन 2G। व्यर्थ ठहराव का वैधानिक या कानूनी अस्तित्व नहीं होता है। कानून की दृष्टि से ऐसा ठहराव नल होता है और उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ठहराव से किसी भी पक्षकार को न तो कोई वैधानिक अधिकारी प्राप्त होते हैं और न कोई वैधानिक दायित्व ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऐसे ठहरावों को कानून द्वारा प्रवर्तित भी नहीं करवाया जा सकता। पक्षकार चाहे तो वो ऐसे ठहरावों को प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं। अब मान लीजिए राम श्याम को, जो अवयस्क है, 10,000 रुपये उधार देता है और उसका मकान बंधक रखने का ठहराव करता है। ये ठहराव व्यर्थ है, क्योंकि अवयस्क के साथ किए गए ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं। नेक्स्ट है व्यर्थ अनुबंध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। धारा 2J के अनुसार एक अनुबंध जो राजनियम से प्रवर्तित होने से रुक जाता है तब व्यर्थ हो जाता है जब वह प्रवर्तित होने से रुकता है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच केसेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट केसेस सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सेक्शन 2J। तो पहले तो वो एनफोर्सेबल होता है, लेकिन कानून के द्वारा उसको जब रोक दिया जाता है तो वो वॉइड हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसका जो इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो ये है कि अगर व्यर्थ ठहराव या अनुबंध जो है वो पूर्णतः व्यर्थ होता है। किसी भी पक्षकार को ऐसे ठहराव को प्रवर्तित करवाने का अधिकार नहीं होता है और व्यर्थ ठहराव या अनुबंध को उनके समपार्श्विक अनुबंधों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है इसका व्यर्थनीय अनुबंध, यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। धारा 2I के अनुसार वह ठहराव जो एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर तो प्रवर्तनीय होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर नहीं, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। ये जो डेफिनेशन है इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि कौन से पक्षकार या पक्षकारों को ये अधिकार नहीं होगा। अतः यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अनुबंध को व्यर्थनीय समझने का विकल्प या अधिकार केवल पीड़ित पक्षकार को ही होता है। दोषी पक्षकार को ऐसा विकल्प उसको प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें आपके अवैध ठहराव, इनलीगल एग्रीमेंट्स। सामान्यतः वह ठहराव
जो राजनियम द्वारा वर्जित होता है वह अवैध ठहराव होता है। ऐसा ठहराव सामान्यतः देश के कानून या लोक नीति या जनहित के विरुद्ध होता है तथा दंडनीय प्रकृति का होता है। अवैध ठहराव शब्द को अनुबंध अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु विधि विरुद्ध या गैर कानूनी ठहराव अनलॉफुल एग्रीमेंट की परिभाषा इसमें अवश्य दी गई है। धारा 23 के अनुसार यदि वह ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित है, यदि वह ठहराव ऐसी प्रकृति का है कि यदि आज्ञा दे दी जाए तो राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा, यदि वह ठहराव कपटपूर्ण है, यदि उस ठहराव का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अथवा किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, यदि वह ठहराव अनैतिक है अथवा यदि वह ठहराव लोक नीति यानी जो पब्लिक पॉलिसी है उसके विरुद्ध है। तो इस प्रकार अवैधानिक या विधि विरुद्ध जो ठहराव है, जो शब्द जो आता है वो अवैध ठहराव से अधिक व्यापक है। तो उपर्युक्त जो ये शीर्षक में जो आपने जो देखा है कि जो ठहराव जो है वो सारे के सारे अवैध ठहराव में आएंगे। नेक्स्ट है अप्रवर्तनीय अनुबंध। अप्रवर्तनीय अनुबंध वह अनुबंध है जिसे कुछ वैधानिक तकनीकी कमियों के कारण प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। ये तकनीकी कमियां कई प्रकार की होती है, जैसे अनुबंध का लिखित न होना, स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार अनुबंध पत्र पर पर्याप्त स्टाम्प नहीं होना। इन तकनीकी कमियों को दूर करने पर अनुबंधों को आसानी से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। इसी प्रकार किसी सार्वजनिक कंपनी का समावेलन तो हो जाता है, किंतु उसे अभी तक व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। तो ऐसी कंपनी समामेलन के बाद कोई अनुबंध कर लेती है तो वह उन अनुबंधों को तब तक प्रवर्तित नहीं करवा सकती है जब तक कि उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता है। तो ये वैधता के आधार पर 6 प्रकार आपने लिए। आगे है अनुबंध करने की विधि के आधार पर। अनुबंध करने की विधि के आधार पर पहला है स्पष्ट अनुबंध, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पष्ट अनुबंध से तात्पर्य ऐसे अनुबंध से है जिसमें पक्षकार प्रस्ताव, स्वीकृति एवं अनुबंध की सभी शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा प्रकट कर तय करते हैं। यानी स्पष्ट अनुबंध पक्षकारों द्वारा लिखित अथवा मौखिक शब्दों द्वारा किया जाता है। ऐसे अनुबंध में पक्षकार अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं तथा इसमें पक्षकारों के अनुमान तथा संभावना का कोई स्थान नहीं होता है। पत्र लिखकर अथवा आमने सामने या टेलीफोन पर मौखिक बातचीत के द्वारा स्पष्ट अनुबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट है गर्भित अनुबंध। जब किसी अनुबंध में प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दी गई हो तो वह गर्भित या विवक्षित अनुबंध कहलाता है। इसका उल्लेख धारा 9 में दिया गया है। ऐसा अनुबंध पक्षकारों के आचरण या कार्यों से उत्पन्न होता है। पक्षकारों के आचरण एवं उनके वातावरण की परिस्थितियों से ही ऐसे अनुबंध की शर्तों को निश्चित किया जाता है। एंड इसका लास्ट है क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्ध अनुबंध। ये जो अर्ध अनुबंध है ये वास्तविक में अनुबंध नहीं है, क्योंकि ये अनुबंध पक्षकारों की स्वेच्छा या पक्षकारों द्वारा जानबूझकर नहीं किया जाता है, बल्कि कानून द्वारा पक्षकारों पर थोपा जाता है। इसके लिए पक्षकार न तो प्रस्ताव करते हैं और न स्वीकृति ही देते हैं। इसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान नहीं होते हैं। तो अतः जो अर्ध अनुबंध को कानून द्वारा गर्भित अनुबंध भी कहते हैं। ये अनुबंध पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि पक्षकारों पर कानून द्वारा समता के सिद्धांत के आधार पर पक्षकारों पर थोपा जाता है। समता का सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे के खर्चे या दूसरे की क्षति पर धनी बनाने या बनने नहीं दिया जा सकता। नो पर्सन कुड बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। तो इस तरीके से ये अर्ध अनुबंध होता है।
तीसरा इसमें है निष्पादन के आधार पर आप जो है इसके प्रकार कर सकते हो। तो एक तो होता है निष्पादित अनुबंध, जब अनुबंध के सभी पक्षकारों द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए दायित्वों को पूरा कर लिया जाता है तो वह निष्पादित अनुबंध कहलाता है। इस प्रकार के अनुबंधों में किसी भी पक्षकार या दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध कोई भी अधिकार शेष नहीं रहता है। उदाहरण के लिए ए अपनी कार बी को बेचता है, ए कार सुपुर्द कर उसका मूल्य प्राप्त कर लेता है, तो यह निष्पादित अनुबंध है। दूसरा है निष्पादनीय अनुबंध। निष्पादनीय अनुबंध पहले से ही किया हुआ ऐसा अनुबंध है जिसमें सभी पक्षकारों को अपने अपने दायित्वों को पूरा करना शेष रहता है, या इसको आप कह सकते हैं निष्पादनीय अनुबंध वह अनुबंध है जिसके पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों का अभी तक पालन नहीं किया है तथा अब उन्हें अपने अपने दायित्वों का पालन करना है। जैसे ए सी के लड़के की शादी में 5 जनवरी को 500 व्यक्तियों का खाना बनाने एवं परोसने का 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से ठेका लेता है, ये निष्पादनीय अनुबंध है। तो इस तरह से ये आपके अनुबंध और ठहरावों के जो है वो प्रकार हैं। इसको आप एक बार अच्छी तरह से देख लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।